हेलो दोस्तों, सेव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान पशु परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सिलेबस हमारे नोट्स में से ही सारे क्वेश्चन आए। इसी के साथ ही इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं समझ के संबंधित, तो आप टॉपिक को रटने की बजाय समझने की कोशिश करें। हमने पढ़ रहा था अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र के अंदर हमने आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां पढ़ी थी। आंतरिक अफवाह तंत्र के अंदर हमने कौन कौन सी नदी पढ़ ली थी? एक तो पढ़ ली थी घग्गर नदी, एक कातली नदी, एक काकनिया नदी पढ़ ली थी। ये चीजें हमने पढ़ ली थी आंतरिक अफवाह तंत्र नदी के अंदर। हमने इनका उद्गम भी देखा, इनके किनारे क्या क्या स्थित है और ये कहाँ से कहाँ तक बहती है, उसके मध्य कौन से जिले आते हैं। ये चीजें हमने पिछली क्लास में सारे कवर कर लिया है। जिन्होंने भी पिछली क्लास नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके पूरी क्लासें देख सकते हैं, जिससे पूरा टॉपिक आगे कंप्लीट भी हो जाएगा और आपकी समझ में अच्छे से आएगा। अगर आप बीच में क्लास लेते हैं तो आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं, आज हम आंतरिक प्रवाह की एक और नदी पढ़ते हैं और वो नदी है रूपारेल नदी। कौन सी नदी है? वो नदी है हमारी रूपारेल नदी। रूपारेल नदी। कल हमने ये पढ़ा था कि जो कातली नदी है उसको प्रवाह को तोरावटी नदी भी कहते हैं, मैंने आपको बोला था, और उसे अन्य नाम तोरावटी नदी भी कहते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसके प्रवाह को ही तोरावटी नदी कहते हैं। ये रटिए मत, समझिए, क्योंकि अगर हम उसके प्रवाह को तोरावटी नदी कह रहे हैं तो हम वहां के जो क्षेत्र है वो तोरावटी नदी भी वहां पर कही जाती है। तो ये चीजें आप थोड़ी समझने की दृष्टि से देखिए, ओनली बुक में देखकर एक रटने की मत कीजिए कि ऐसे लिखा हुआ तो ऐसा ही है। तो चलिए आज हम रूपारेल नदी पढ़ते हैं। अब हमसे पूछा जाता है कि इस रूपारेल नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो अन्य नाम अगर देखते हैं तो इसे क्या क्या कहा जाता है? इसे एक तो कहा जाता है वराह नदी, एक तो वराह नदी कहा जाता है, एक लसवारी नदी। क्या क्या कहा जाता है? इसे एक तो कहा जाता है वराह नदी, एक लसावरी नदी कहा जाता है। ये क्या है? ये रूपारेल नदी के उपनाम है। रूपारेल नदी को वराह नदी के नाम से भी जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है? लसवारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसका देखें कि सबसे पहले इसका उद्गम कहाँ से होता है, क्योंकि उद्गम के बाद ही हम सारी चीजें कुछ जिले में बहती है, किनारे क्या स्थित है वो देख पाएंगे। तो सबसे पहला काम करते हैं हम नदी बनाने का। तो ये हमने नदी बना ली और इसका अगर हम उद्गम देखते हैं, क्या उद्गम देखते हैं, तो उद्गम कहाँ से होगा? उदयनाथ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? उदयनाथ की पहाड़ी। किन पहाड़ियों से होता है? उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। और ये उदयनाथ की पहाड़ी है कहाँ पर स्थित? ये उदयनाथ की पहाड़ी स्थित है अलवर में। कहाँ पर स्थित है? अलवर में। उदयनाथ की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? अलवर में। तो ध्यान रखना, ये कौन सी नदी है? रूपारेल नदी है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से ये निकलती है, आगे ये कहाँ पर जाती है? अलवर से आगे ये कहाँ पर जाती है? तो ये अलवर, उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से निकलती है, रूपारेल नदी निकलती है। फिर अलवर के बाद ये कहाँ पर जाती है? तो ये जाती है डीग के अंदर। अलवर के बाद कहाँ पर जाती है? ये डीग के अंदर जाती है। कहाँ पर डीग जाती है? डीग में जाती है। यहाँ पर अलवर के अंदर बहेगी। अलवर के बाद ये डीग पे जाएगी और डीग के बाद ये कहाँ पर जाएगी? भरतपुर में जाएगी। कहाँ पर जाएगी? भरतपुर में जाएगी। तो देखना, उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से कौन सी नदी निकलती है? रूपारेल नदी निकलती है, जो कि अलवर, डीग और भरतपुर होते हुए, क्योंकि हम पहले अलवर और भरतपुर पढ़ते थे, लेकिन डीग नया जिला बन गया है, तो ये अलवर, डीग और भरतपुर के आगे एक झील है मोती झील। कौन सी झील है? यहाँ पर एक झील है, उसका नाम है मोती झील। क्या नाम इसका? मोती झील। तो ये रूपारेल नदी अलवर, डीग, भरतपुर से होते हुए मोती झील के अंदर आकर गिर जाती है। कहाँ पर गिर जाती है? मोती झील के अंदर गिर जाती है। ये हमारी रूपारेल नदी है। अब आता है कि इस मोती झील से
इसका पानी कहाँ जाता है? तो यहाँ पर एक दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? यहाँ पर एक दुर्ग है, लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग, इस लोहागढ़ दुर्ग में इसका पानी पहुंचाया जाता है। और किस नहर के थ्रू पहुंचाया जाता है? तो सुजान गंगा नहर के तहत। कौन सी नहर? सुजान गंगा नहर। सुजान गंगा नहर के थ्रू मोती झील से लोहागढ़ दुर्ग में किसका पानी पहुंचाया जाता है? रूपारेल नदी का पहुंचाया जाता है। ये हमने कौन सी देख ली? रूपारेल नदी देख ली कि कहाँ से उद्गम होता है और कहाँ जाकर ये रुकती है। अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी सभ्यताएं स्थित है। तो डीग को क्या कहते हैं? डीग को कहते हैं, डीग के जल महल प्रसिद्ध है। यानी डीग के जल महल कहाँ पर स्थित है? तो पहले हम आंसर लिखते थे भरतपुर, लेकिन अगर अब पूछा जाए कि डीग के जल महल कहाँ पर स्थित है, तो डीग में, तो यहाँ पर आ जाएगा डीग के जल महल। जल महल, एक तो डीग के जल महल प्रसिद्ध है, और क्या है यहाँ पर? एक यहाँ पर डीग का किला स्थित है। क्या स्थित है? डीग का किला स्थित है। तो डीग के जल महल और डीग का किला कहाँ पर स्थित है? डीग के अंदर स्थित है। और क्या है? डीग के अंदर ही एक बांध बना हुआ है, उस बांध का क्या नाम है? तो डीग के अंदर एक बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है? बांध बना हुआ है, और इस बांध को कहा जाता है सीकरी बांध। डीग के अंदर एक बांध का निर्माण किया गया है, तो उसे क्या कहा जाता है? सीकरी बांध कहा जाता है। फिर आगे क्या आता है? भरतपुर। भरतपुर में क्या स्थित है? तो जो नौहा सभ्यता है वो कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। तो भरतपुर के अंदर क्या आ जाएगा? नौहा सभ्यता। नौहा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में स्थित है। तो ये हमारी रूपारेल नदी थी। अब हमसे दोबारा से इसका रिवीजन करते हैं कि रूपारेल नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से ये डीग और भरतपुर होते हुए भरतपुर में स्थित मोती झील के अंदर गिरती है। मोती झील में सुजान नहर से इसका पानी लोहागढ़ दुर्ग में पहुंचाया जाता है। ये क्लियर हो गया। फिर है भरतपुर में नौहा सभ्यता स्थित है। डीग में क्या स्थित है? सीकरी बांध स्थित है, और डीग के जल महल स्थित है, और डीग के किला स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? डीग के अंदर। रूपारेल नदी हमारी हो गई। फिर हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर देखी मोती झील। क्या देखी हमने? मोती झील। अब हम देखते हैं कि ये मोती झील है, ये क्या है? हमारी मोती झील। अब कुछ बातें इस मोती झील के बारे में भी जान ले। क्या जान ले? मोती झील के बारे में जान ले। इसके साथ ही तो मोती झील का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण कराया था महाराजा सूरजमल ने। मोती झील का अगर हमसे निर्माण पूछा जाए तो निर्माण किसने कराया था? सूरजमल ने। किसने करवाया मोती झील का निर्माण? सूरजमल ने करवाया था। अगर हम पूछे कि भरतपुर की जीवन रेखा कौन सी झील है, तो मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि भरतपुर में इस झील से ही पानी लिया जाता है। तो भरतपुर की जीवन रेखा किस झील को कहते हैं? तो मोती झील को कहते हैं। और मोती झील किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? यहाँ नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। शैवाल पाए जाते हैं। तो मोती झील के बारे में हमने 3 बातें लिखी है। कौन कौन सी? मोती झील का निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था, और यह झील भरतपुर की जीवन रेखा है, क्योंकि भरतपुर में इससे पानी जाता है। थर्ड बात यह आती है कि ये किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। ये हमारी कौन सी नदी हो गई? रूपारेल नदी होगी। अब एक नदी और पढ़ते हैं, और वो नदी है साबी नदी। कौन सी नदी पढ़ेंगे हम? ये हमने रूपारेल नदी पढ़ ली, और दूसरी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं साबी नदी। क्या पढ़ेंगे? साबी नदी पढ़ेंगे। अब
साबी नदी के बारे में वही बातें हमें लिखनी है कि अन्य नाम क्या स्थित है, कहाँ से उद्गम और कहाँ पर विलुप्त होती है। तो अन्य नाम साबी नदी को साहिबा नदी भी कहते हैं। अन्य नाम क्या है इसका? अन्य नाम क्या है इसका? साहिबा नदी। अब इस नदी का भी हम देखते हैं कि ये कहाँ पर उद्गम होता है और कहाँ पर विलुप्त होता है। तो इसका उद्गम यहां से हम ये नदी लेंगे, ये नदी। अब उद्गम कहाँ से होता है? सैसे साबी, सैसे शेवर की पहाड़ी। अब सेवर की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो सेवर की पहाड़ी है जयपुर में। कहाँ स्थित है? जयपुर में। तो हमसे पूछा जाए साबी नदी, सैसे साबी, सैसे सेवर। साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ी जयपुर से होता है। जयपुर से हो गया। अब ये जाति कहाँ है? ये यहाँ से जयपुर से इसका उद्गम होता है। इसके बाद ये नया जिला बना है कोटपुतली बहरोड। कहाँ नया जिला कौन सा बना है? कोटपुतली बहरोड बना है। और कोटपुतली बहरोड से होते हुए ये हरियाणा को टच करके यहाँ पर कहाँ चली जाती है? ये चली जाती है नफजगढ़ झील के अंदर। किसमें? नजफगढ़ झील के अंदर। नजफगढ़ झील के अंदर ये क्या जाती है? चली जाती है। कौन सी नदी? साबी नदी। तो हमने क्या देखा कि साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ी जयपुर से, जयपुर कोटपुतली बहरोड होते हुए ये हरियाणा की तरफ चली जाती है और हरियाणा की नजफगढ़ झील के अंदर जाके ये विलुप्त हो जाती है। इसका पानी नफजगढ़ झील हरियाणा के अंदर चला जाता है। ये कौन सी नदी है? हमारी सेवर नदी है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जयपुर के अंदर कौन सी सभ्यता है? तो जयपुर में इस नदी के किनारे एक सभ्यता स्थित है और उस सभ्यता को बोलते हैं जोधपुरा की सभ्यता। क्या बोलते हैं? जोधपुरा की सभ्यता। और जोधपुरा की सभ्यता, और ये सभ्यता कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। किस नदी के किनारे स्थित है? तो जोधपुरा सभ्यता साबी नदी के किनारे स्थित है जयपुर के अंदर। ये चीजें हमने देख ली। अब यहाँ से एक चीज आती है कि जो NH48 है, क्या NH48 है, उसके समांतर ये नदी बहती है और NH48 को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। ये हमने साबी नदी पढ़ ली कि NH48 है, उसको क्या करती है? 2 बार काटती है। और यह नदी कोटपुतली बहरोड की क्या है? मुख्य नदी है। तो क्या जाना साबी नदी के बारे में? साबी नदी अन्य नाम साहिबा नदी है। सेवर की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। जयपुर कोटपुतली बहरोड होते हुए नजफगढ़ झील हरियाणा में गिर जाती है और जयपुर में एक सभ्यता स्थित है और वो सभ्यता कौन सी है? जोधपुरा सभ्यता। ये चीजें हमने देख ली। अब एक नदी आंतरिक प्रभाव की ओर बच जाती है और वो कौन सी नदी है? काकुंड नदी। कौन सी नदी है? काकुंड नदी। एक नदी और हमारी रह गई थी और उसका नाम है काकुंड नदी। एक कौन सी पढ़ी हमने? रूपाले नदी पढ़ी। दूसरी हमने क्या पढ़ी? साबी नदी पढ़ी। और तीसरी हम क्या पढ़ेंगे? काकुंड नदी। अब वो ही पूछा जाता है कि काकुंड नदी कहाँ से उद्गम और कहाँ से विलय होता है इसका। तो हम ये काकुंड नदी बनाएंगे। ये हमने क्या बना लिया? काकुंड नदी बना लिया। अब इसका उद्गम कहाँ से होता है? बंसीपुर की पहाड़ियां भरतपुर से। बंसी पहाड़पुर की पहाड़ियां भरतपुर से इसका उद्गम होता है। क्या लिखेंगे? बंसी पहाड़पुर की पहाड़ियां। बंसी पहाड़पुर की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? काकुंड नदी का उद्गम होता है। और ये बंसी पहाड़पुर की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। और एक चीज हमने देखी थी कि बंसधरा की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित थी कहाँ पर? उदयपुर में। बंसी पहाड़पुर भरतपुर, वंशधरा की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। ये दोनों चीजें ध्यान रखें, इनका आंसर गलत मत दे देना। ये हमने कौन सी नदी निकाली है? बंसी पहाड़पुर से हमने काकुंड नदी निकाली है।
काकुंड नदी कहाँ पर बहती है? ये भरतपुर में बहती है। और ये गिरती कहाँ पर स्थित जाकर है? तो यहाँ पर एक बांध बनाया गया है इस पर, और उस बांध का नाम है बंद बरेठा बांध। बंद बरेठा बांध। बंद बरेठा बांध कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। तो काकुंड नदी बंसी पहाड़पुर की पहाड़ियां भरतपुर से निकलती है और बंद बरेठा बांध भरतपुर में जाकर विलुप्त हो जाती है। ये हमने कौन सी नदी? काकुंड नदी पढ़ी थी। कौन कौन सी नदी? रूपालेल नदी, साबरी नदी और काकुंड नदी हमने आज की क्लास में पढ़ी, जो कि हमने देखा कि रूपालेल नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से होता है, मोती झील में गिर जाती है। साबरी नदी हमने देखा कि सेवर की पहाड़ी जयपुर कोटपुतली भैरव होते हुए हरियाणा के नफजगढ़ झील के अंदर जाके गिर जाती है। फिर हमने देखा काकुंड नदी जो कि बंसी पहाड़पुर की पहाड़ियों से निकलकर भरतपुर में ही बहती है, और ये कहाँ गिरती है? ये बंद बरेठा बांध भरतपुर में जाके गिर जाती है। ये हमने पूरी आंतरिक प्रवाह की नदियां कर ली है, और कल हम पढ़ेंगे कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती है, वो चीजें हम देखेंगे कल की क्लास में। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जिन स्टूडेंटों को आवश्यकता है वहां तक ये वीडियो पहुंच सके। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसके अतिरिक्त भी आपकी कोई क्यूरी होती है तो आप कमेंट में जरूर करें, ताकि हम उसका आंसर आपको दें और आपके जो डाउट है उसको क्लियर कर पाए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।